सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारे क्लास 12 हिंदी युवक भारती का चैप्टर नंबर 11 दैट इज कुक जाया। चैप्टर के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप चैप्टर को प्लीज़ एक बार रेफर कर लीजिएगा। वो चैप्टर बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है और मतलब इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में खास तौर से बताया गया है और जो थोड़ा फन एंड कॉमेडी की टाइप का भी है ये थोड़ा चैप्टर। तो आप इसको रेफर कर सकते हो एक बार जाके। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी एकदम सिंपली आपको प्रोवाइडेड है, इतना कुछ हार्ड नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से देख लेंगे और साथ ही में थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम इस चैप्टर का साथ ही में देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 11 कोक जाया। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए हमारी मोबाइल स्क्रीन पर दैट इज आकलन, वन लाइन आंसर। परिणाम लिखिए। मौसा अचानक चल बसे। मौसा अचानक चल बसे। तो इसका मतलब चल बसे का मतलब है उनकी मतलब डेथ नहीं हो गई, वो कहीं चले गए। तो उसका रीज़न क्या हुआ? मौसी का जीवन एकाएक ठहर ठहर सा गया। मतलब अच्छा, मतलब यहाँ पे इसका मतलब यही है कि मतलब उनकी डेथ हो गई मौसा की। तो मौसी का मतलब जो जीवन था वो मतलब विदाउट हस्बैंड मतलब ऐसे हो ही जाता है। तो उसके ऊपर मैं पर्सनली कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, ज़्यादा उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे। तो आप उसी उसका आंसर देख लीजिए कि मतलब मौसी का जीवन ठहरा सा रह गया। सेकंड, दिलीप उच्च शिक्षा के लिए लंदन चला गया। तो वहीं का होकर रह गया। मतलब एक बार मतलब आप कहीं बाहर जाते हो पढ़ने के लिए तो फिर मतलब पेरेंट्स से मतलब इतना नहीं रहता है आप लोगों का मतलब सभी को। तो इसीलिए मतलब उसको भी वही हुआ, तो वो वहीं का होकर रह गया, वो वापस आया नहीं। दिलीप नाम का जो बच्चा था उनका। बोर्ड पर लिखा वृद्धाश्रम का नाम। वृद्धाश्रम मतलब ओल्ड एज हाउस। तो क्या नाम लिखा था? मातेश्वरी महिला वृद्धाश्रम, ये नाम था उसका। दिलीप और रघुनाथ का रिश्ता। अब यहाँ पे हमारे चैप्टर में जो दो वो हैं कैरेक्टर्स हैं, उनका मतलब रिलेशन क्या था? मौसेरे भाई मतलब मौसी के भाई, मतलब दोनों मौसी के बेटे थे, तो ऐसे वो लोग हुए मौसेरे भाई। तत्वबद्धि शब्द बनाइए। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्रुदंत, वैसे यहाँ पे हम देखेंगे तत्वबद्ध। तो बूढ़ा, उसका हो जाएगा बुढ़ापा। नेक्स्ट, मानव, मानवता। माता, मातृत्व। ऐसे वैसे क्वेश्चंस अभी आए नहीं है लास्ट 2 इयर्स में, लेकिन क्या पता आपको आ सकते हैं 1 1 मार्क्स के लिए। अपना, अपनापन। चलिए बस उतना ही था। अब हम आ जाते हैं अभिव्यक्ति, पर्सनल रिस्पॉन्स पर। इनके हिसाब से मेरे ख्याल से इनको अगर आप रेफर कर लो तो आपको चैप्टर में मिल जाएगा कि मतलब चैप्टर में है क्या। तो कोक जाया कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। वेरी गुड क्वेश्चन है। मतलब अगर आप इसी को देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर से जो हमारा लेखक है वो हमें क्या बताना चाहता है। देख लेते हैं आंसर। वर्तमान भारतीय समाज में पारिवारिक व्यवस्था में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहे हैं। निकटस्थ रिश्ते भी भावनाओं से दूर, निरर्थक होते जा रहे हैं। मतलब जो ज़्यादा क्लोज के रिश्ते हैं वो भी मतलब थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। परिवार छोटे हो गए हैं। मतलब न्यूक्लियर फैमिली होता था पहले हमारे इंडिया के। न्यूक्लियर फैमिली मतलब सब एक ही साथ रहते थे, मासा मासी चाचा चाची। तो जितना परिवार था पहले एक ही घर में रहता था, लेकिन वो न्यूक्लियर फैमिली से अब मतलब सब लोग मतलब क्या बोल सकते हैं, वर्क और एम्प्लॉयमेंट की वजह से सब अलग अलग हो जाते, तो इसलिए अब स्मॉल फैमिली को ही, वरना उस फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, इसमें सब मिलकर रहते हैं। और अभी भी मतलब है कई जगह पर जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली साथ में रहती है। तो परिवार छोटे हो गए हैं। केवल माँ और मेरे बच्चे ही परिवार का हिस्सा रह गए। इस भावना को फलने फूलने में स्त्रियों का योगदान भी कम नहीं रहा। ये तो मतलब जैसे अभी क्या बोलूँ सास बहू का मतलब, वो अभी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा, जैसे लाइफ का एक्सपीरियंस आपको आते रहेगा। मेरे पति की आमदनी पर सिर्फ मेरा और मेरे बच्चों का ही अधिकार है वाली भावना जोर जोर पकड़ने लगी। जो मैंने अभी आपको बोला तो आप देख सकते हो, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिल ही रहा है। कोकजाया कहानी का उद्देश्य आज समाज में फैलती जा रही रिश्तों की निरर्थकता को चित्रित करते हुए यह दर्शाना भी है कि प्रत्येक रिश्ते में प्यार होना जरूरी है। आज के समाज के केंद्र में धन, विलासिता, सुख सुविधाओं का स्थान सर्वोपरि हो गया है। आज की भौतिकवादी पीढ़ी में युवक विवाहोपरांत निजी स्वार्थ में इस तरह लिप्त हो जाते हैं कि वृद्ध माता पिता की सेवा करना तो दूर, उनकी उपेक्षा करने लगते हैं। कहानी में हमें
यह भी संदेश देती है कि मनुष्य की इस प्रवृत्ति को बदलना होगा और रिश्तों को सार्थकता प्रदान करनी होगी, वरना हमारी महान भारतीय संस्कृति रसातल में चली जाएगी। मतलब एशियन, जैसे आप बोल सकते हो एशियन या यूरोपियन वैसी हो जाएगी, जहाँ पे मतलब पेरेंट्स, बच्चे लोग एक बार बड़े हो जाते हैं तो वो लोग इंडिपेंडेंटली रहते हैं बिना पेरेंट्स के अपने खुद के ऊपर। तो वैसी नहीं है हमारे मतलब जो इंडियन ट्रेडिशन है उसके हिसाब से मतलब सब साथ ही में रहते थे। लेकिन जैसे आज के टाइम पे जो हमारी जो यंग जनरेशन है, हम लोग वो ज़्यादातर यूरोपियन को फॉलो कर रही है। यूरोपियन अटायर हो गया, यूरोपियन टाइप हो गया, यूरोपियन फूड हो गया। तो वैसे ही मतलब जितने लोग हैं वो अब अपने पेरेंट्स जब ओल्ड हो जाते हैं तो मतलब उनके प्रति उनका थोड़ा लगाव कम हो जाता है। तो वही चैप्टर से बताना चाहते हैं कि हमें उसे नहीं फॉलो करना चाहिए। और यही बात आपके जो चैप्टर नंबर 7 या सॉरी चैप्टर नंबर 8 है, सुनो किशोरी, उसमें भी यही बताया गया है कि हमें इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए। कोई बात नहीं है गलत कि हम यूरोपियन को फॉलो करें, लेकिन हमें अपनी खुद की जो संस्कृति है उसको नहीं भूलना चाहिए। तो देखिए दोनों चैप्टर एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। तो यही था इसका मतलब कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा रहना चाहिए, चाहे हम कितना भी क्यों ना, कितना दूर भी क्यों ना चले जाए पढ़ने के लिए, लेकिन उनके साथ हमें हमारा रिलेशन बना के रखना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। ये क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से आप सभी इसका आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको ये आंसर प्रोवाइड कर दिया तो फिर बस क्या ही बोलना अब आपके बारे में या मेरे बारे में। तो जिन लोग मतलब कुछ लोग हैं जो लिख सकते हैं, लेकिन जिन लोग के लिए मतलब ग्रामर और अमर हिंदी का कमजोर है, मैं उनके लिए भी आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन अगर सही में अगर आपको अपनी मदर से प्यार है तो आप ये आंसर खुद ही लिख सकते हो, जहाँ तक मुझे लगता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिनको हेल्प चाहिए आंसर लिखने में, मतलब कंस्ट्रक्शन करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। मैं बनना ये आंसर आपको नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न, 3 से 4 मार्क्स के लिए, 2 से 3 मार्क्स के आपको बोर्ड एग्जाम में आता है। तो मौसी की स्वभाव स्वभाव स्वभावगत विशेषताएं लिखिए। मतलब मौसी की जो मतलब अच्छी विशेषताएं थी वो लिखने का आपको। स्वभाव मतलब उनका बिहेवियर कैसा था। स्नेही, देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से दे दिया है, एक कैरेक्टर का मतलब उनके बारे में बताया और उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो अब इससे आप रेफर कर सकते हो। तो सबसे पहला है स्नेही, मतलब उसमें स्नेह था। मौसी बड़ी स्नेही थी, उन्होंने अपने पिता से मिली संपत्ति जबरन अपनी छोटी बहन की को सौंप दी। लेखक की पढ़ाई लिखाई में भी मौसी का योगदान था। जो हमारे लेखक लिख रहे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई जो आज वो बने हैं वो भी उनकी मौसी की वजह से ही बने हैं। मतलब ये उनकी रियल लाइफ पे बेस्ड है ये जो चैप्टर है। निर्भिमानी, मौसी के पति प्रसिद्ध आईएएस अधिकारी थे। वाह, वे हमेशा बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे, गुजरात में जिलाधिकारी रहे, अंत में भारत सरकार के वित्त सचिव के पद से रिटायर हो गए थे। परंतु मौसी को कभी भी अपने पति के पद या पावर का घमंड नहीं हुआ। अच्छा, निर्भिमानी मतलब उन्हें अभिमान नहीं था अपने ऊपर, सेल्फ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था या घमंड नहीं था, आप बोल सकते हो। नेक्स्ट, भावुक हृदय, कोमल हृदय मतलब डाउन टू अर्थ, गुड हार्टेड। मौसी बहुत भावुक हृदय की स्वामिनी थी। एक बार उनके नहर के गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों के हाहाकार और दुर्दशा से द्रवित होकर उन्होंने अपनी ससुराल के सारे जमा अन्न मंगवाया, आवश्यकतानुसार खरीदवाया भी और पूरे गांव के लिए भंडारा खुलवा दिया। देन स्वाभिमानी है उनके लिए। अब ये थोड़ा हम सब उनकी डिटेल में करने जाएंगे तो वीडियो की लेंथ बड़ी हो सकती है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपको शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा कंटेंट मिले। तो आप ये बाकी सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे स्वाभिमानी है, ज़रूरी नहीं आप सब लिखिए। 2 मार्क्स के लिए आपको आता है या 3 मार्क्स के लिए आता है तो आप कुछ 4 से 5 ही डालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इन बिटवीन आपको 70 to 150 वर्ड के बीच में आपको पाठ पर आधारित लघुत्री प्रश्न लिखना पड़ता है। क्वेश्चन में आपको दिया रहता है कि इतनी वर्ड लेखा में आपको लिखने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाते हैं। मनुष्य के स्वार्थ के कारण रिश्तों में आई दूरी, मतलब ग्रीडीनेस की वजह से हमारे रिश्तों में जो आती है, इस पर अपना मंतव्य लिखिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जिससे सामाजिक संबंधों का आधार है। संस्कारों की कमी, निहित स्वार्थ और भौतिकवादी सोच व्यक्ति को क्रूर बना रहे हैं। पैसों की होड़, मनुष्य के निजी स्वार्थ के कारण पारिवारिक रिश्तों में काफी गिरावट आई है। दो लोगों के बीच में
पारस्परिक हितों का होना, बनना और बढ़ना रिश्तों को न केवल जन्म देता है बल्कि एक मजबूत नींव भी प्रदान करता है। जैसे ही पारस्परिक हित निजी हित या स्वार्थ में बदल जाता है, रिश्तों में ग्रहण लगन लगना शुरू हो जाता है। पारस्परिक हित में अपने हित के साथ साथ दूसरे के हित का भी समान रूप से ध्यान रखना चाहिए। मतलब अगर आप किसी चीज़ के लिए जा रहे हो अपने किसी रिलेटिव के पास उससे हेल्प मांगने के लिए, तो आपको उसके भी देखना है कि आप उसको भी आपसे मतलब फ़ायदा मिले, ये नहीं कि आप उसका फ़ायदा लेके। जैसे अगर समझिए कोई दो भाई लोग हैं, अगर किसी छोटे वाले ने बड़े वाले से मतलब कुछ वो ले लिया है उधार, क्या मुझे बिजनेस चालू करना है और मेरे को इतना इतना पैसा चाहिए, तो बड़े भाई ने दे दिया और छोटे भाई ने मतलब वादा किया था मैं इस दिन तक के आपको दे दूँ, लेकिन छोटा भाई नहीं देता है। तो इससे क्या होगा, दोनों के बीच में मतलब टकराव और वो हो जाएगा कि मतलब बड़े को लगेगा मैंने इसको दिया था लेकिन इससे अभी तक मैं वापस नहीं, और छोटा भाई देने के लिए तैयार ही नहीं है जबकि उसका बिजनेस भी अच्छा हो गया। तो इन सब वजह से ग्रीडीनेस, मतलब उसे और चाहिए छोटे भाई को, तो उसकी वजह से ग्रीडीनेस की वजह से उनके रिश्तों में दरार पड़ गई। तो ऐसा था ये आपका जो पाठ पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड वाला। आप चाहो तो अपने से भी एक एग्जाम्पल प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हो खासतौर से सेल्फ रिस्पॉन्स के अंदर और पाठ पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है। या एग्जामिनर जैसे आपका वो जो एग्जाम्पल रहेगा पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि मतलब बच्चे को क्वेश्चन डीपली समझ में आया है और उसने कट टू पॉइंट हमें वही प्रोवाइड किया जो हमें चाहिए था। नहीं प्रोवाइड करोगे ऑप्शनल है वो, तो ऐसा कोई वो है नहीं, यहाँ प्रोवाइड करोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा और क्या पता आपको मार्क्स भी मिल जाए ज़्यादा। जानकारी लिखिए साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। कोकजाया कहानी में हिंदी अनुवादक का नाम। अब इसमें एक हिंदी अनुवादक का नाम आया है, देखते क्या है वो है वैद्यनाथ झा। उनका नाम इस चैप्टर में आया तो वो आपको याद रखने का है। स्पेलिंग देख लीजिएगा लेकिन उसके अच्छे से। सेकंड, कहानी विधा की विशेषता। अब जो एक विधा है, कहानी हमारी एक विधा है, उसकी विशेषता लिखने का आपको। कहानी विधा में जीवन में किसी एक अंश अथवा प्रसंग का वर्णन मिलता है। कहानियां अपने प्रारंभिक काल से ही समाज बौद्ध को व्यक्त करती है। समाज में बदलते मूल्यों, विचारों और दर्शन ने सदैव कहानियों को प्रभावित किया है। कहानियों के द्वारा हम किसी भी काल की सामाजिक राजनीतिक दशा का परिचय आसानी से पा सकते हैं। इससे भी अब आप लोगों ने अकबर बिरबल का सुना होगा, तो उस टाइम पे देख सकते हो कि उस टाइम पे सब सही से रहते थे क्योंकि जो भी डिसीजन रहता था अकबर बिरबल से ही लेता था और मतलब वाइज डिसीजन मिलता था। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ। तो ये है कहानी विधा का परिचय और उसका डेफिनेशन आप बोल सकते हो और उसकी विशेषता भी साथ ही में बोल सकते हो। तो दैट्स इट गाइस, इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 11 था कोक जाए, वो मैंने बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर में क्या है, क्वेश्चन आंसर्स, पाठ पर आधारित लघु प्रश्न, सामान्य साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, सब आपको मैंने अच्छे से पूरा प्रोवाइड कर दिया डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सिंप्लीफाइड वे में। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लव एंड सपोर्ट दिखाइए ताकि हम आगे आपके लिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस और पॉइंट टू कट पॉइंट और शॉर्ट लेंथ के वीडियो जिनमें आपको ज़्यादा कंटेंट मिले आपको प्रोवाइड कर सके। और अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आपको ऑल द बेस्ट।